हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो जैसा कि ये हम लोग सीरीज एडवांस लेवल का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन नंबर 10 है। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग हियर दैट a container with 1 kg of water in it is kept in sunlight. Okay, 1 kg of water सनलाइट में रख दिया गया which causes the water to get warmer, और जिसके कारण से वाटर जो है वहां पे सनलाइट में होने के कारण से वार्मर हो गया। देन द सराउंडिंग सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वाटर जो है वार्मर हो गया। ठीक है। एवरेज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया रिसीव ड्यू टू, सो दिस इज 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो 700 वॉट पर मीटर स्क्वायर जो दिया गया है, इट इज एक्चुअली इंटेंसिटी। Average energy per unit time per unit area received due to sunlight, that intensity of the sunlight, it is coming 700 watt per meter square, and it is absorbed by the water over an effective area. So जिस एरिया में वाटर रखा गया है उसका इफेक्टिव एरिया दिया गया है कि जो इंटेंसिटी आ रहा है उसका इफेक्टिव एरिया जिसमें इंटेंसिटी यूज्ड होगा, दैट एरिया इफेक्टिव इट इज गिवन टू यू 0.05 meter square. So this is the area part which is given over there, and this is the intensity of sunlight which is coming there. Okay, now next we have here, it is next point we are having. This is assuming that the heat loss from the water to the surrounding is governed by Newton's law of cooling. Newton's law of cooling होगा, obviously बात है, surrounding temperature or the water temperature, there will be व्हाट यू कैन से, न्यूटन्स लॉ हम तब लगाते हैं जब वहां पे टेम्परेचर जो जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इसके डिफरेंस कम हो तब हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। द डिफरेंस इन डिग्री सी इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द सराउंडिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, दिस इज व्हाट इट इज आस्क यू, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्या हो वहां पे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो ये चीज आप जानते हैं कि अगर गर्म चाय को आप रखोगे कप में, तो इनिशियली जो वो उसका टेम्परेचर डिक्रीमेंट होगा वो फास्टर रेट से होगा, और कुछ देर के बाद जो है लाइक 5 मिनट 10 मिनट के बाद जो उसका हीट ट्रांसफर होगा वो धीरे धीरे हो जाता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। सेम अमाउंट ऑफ हीट जो रिड्यूस वो करेगा टू द सराउंडिंग, इट विल बी लेस रादर देन जो शुरुआत में होगा, क्योंकि शुरुआत में क्या है, अगर हम टी का देखते हैं टेम्परेचर तो वो 100 डिग्री सी 70-80 डिग्री सी के आसपास है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सी। तो इनिशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है तो उसमें रेट भी ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर लूज होता है तो सराउंडिंग और जो बॉडी टेम्परेचर है उसके बीच में डिफरेंस जैसे ही कमने लगेगा, घटने लगेगा, तो फिर उसका जो डिफरेंस इन टेम्परेचर आएगा दैट विल उसमें लेट लगेगा उसके हीट को चेंज होने में। इट इज दैट इज व्हाई इट इज आस्किंग यू the what will be the difference in temperature of the water which is getting heated by the sunlight and surrounding after a long time. Ignore effect of the container is not getting here, it is effect of container को consider नहीं करना है, and the constant value for the Newton's law of cooling, it is given to you, heat capacity of water is given to you. So according to Newton's law of cooling, we have to go for this question. This question has been asked in 2020 and it is paper 2 question 2020. Let's see how to do this question. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो सराउंडिंग टेम्परेचर का है, जो हमारे पास फॉर्म है, उसको वहीं से ये क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। लेट्स सी व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। dq by dt जो होगा, दिस इज एक्चुअली पावर, or what you can say rate of flow of heat. This is sigma epsilon a, then t to the power 4 minus t naught to the power 4. t जो है यहाँ पे ये टेम्परेचर बॉडी का है और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, इन दोनों के फोर्थ पावर जो कि स्टीफेंस लॉ से आया है उसके बेसिस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा सराउंडिंग में, कहाँ से, जो हीटेड बॉडी है उसके टेम्परेचर से, इस रेट से जो है हीट आपको सराउंडिंग में जो है हीट फ्लो होगा। दैट इज द थिंग यू कैन अप्लाई हियर, इट इज बट फॉर स्मॉल यहाँ पे जो चेंज होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो
ये टेम्परेचर है और ये टेम्परेचर है, इसमें बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, तभी हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, रेट ऑफ कूलिंग लगाते हैं। तो स्मॉल टेम्परेचर के केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज, स्मॉल टेम्परेचर चेंज जब भी होगा, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के केस में, इसमें हम dq और dt को इसके दूसरे फॉर्मेट पे लेके जाएंगे, दैट इज, दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, सिग्मा a then epsilon, here it is tq and then delta t. Delta t means it is change in temperature, and this tq it is, so this is almost approx value it is when we have the small temperature change, the small temperature change. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम जानते हैं कि जो इसमें dq होता है, दिस dq इज, dq का जो है आपको यहाँ पे mc and then it will be dt, this dt or delta t, what the temperature is there, that you can apply over here. So this is mc delta t, delta t. अब if you divide it with the temperature time it is, so it will be, this dq and dt can be written like mc delta t by dt, where delta t is change in temperature and dt is the time in which we are looking for this one. So dq and dt here it can be replaced, this is replaced by dt by dt. dt by dt means it is instantaneous change in the temperature with respect to time, that is the meaning dt by dt. And this you can see here, this dt by dt we can write, so dq by dt first I am writing on the basis of mc, and then it is sigma a epsilon t to the power q, then we have delta t. So I use this equation here, dq और dt को हमने mc delta t by ये रखा और उसमें इंस्टेंटेनियस फॉर्मेट में रखा, तो it will be dt by dt. So here it is this dt by dt, and इसके बेसिस पे आपको जो टेम्परेचर चेंज होगा with respect to time, this ratio will be, it is sigma a epsilon t के power q divided by m into c, then it will be delta t. Now from this expression we know that this is dt by dt, and what the value of delta t, multiplied that value, you must have seen the Newton's law. So this part we call it that it is constant for the, this is constant for Newton's law of cooling, Newton's law of cooling. So why it is constant? Because in Newton's law of cooling there will be change in temperature. This is mass, c value, sigma a epsilon, here it is tq, so this will change over there, delta t will be there. So this, once you go for the constant for the Newton's law of cooling which is given in the question, you can see here, यहाँ पे दिया हुआ है कि कांस्टेंट जो है, टेक द कांस्टेंट फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हैज टू बी 0.01 सेकेंड इनवर्स. सो ये अगर हम इसको यूज करेंगे तो दिस वी कैन राइट हियर, इट इज सिग्मा ए एप्सिलॉन टी टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय m into c, and this will be, it is 0.001. This we can see here, this you can see. On the basis of this one, what you can say, it is sigma a then epsilon then tq, and this will be m into c into 0.001. what exactly we are looking for here? तो यहाँ पे जो है आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, this is given to you, water equivalent it is given to you, 42 joule kg, 42 joule per kg per Kelvin. So you can replace here m into c as it is 42, and then we have this value, it is multiplied with 0.001. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, it will be 4.2, this will be 4.2. तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ रहा है 4.2, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, सिग्मा ए इप्सिलॉन टी क्यू. इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4.2 से, और अगर इसको रिप्लेस कर सकते हैं 4.2 से, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1 and then this is to be the equation, sorry 1 here it is, and this is equation 2. So from 1 and 2 you can relate it, from 1 and 2 what we can say here,
this value if we are putting in the equation 1. So what is the, here we are having this dq and dt. Other thing also there is mentioned that this dq and dt is this intensity. It is intensity को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, तो इंटेंसिटी को यानी कि जो पावर है आपका dq by dt क्या है, पावर। तो दिस इज गिवन टू यू, इट इज 700 एंड dq by dt पावर है, पावर को हम एरिया से मल्टीप्लाई अगर कर दें, दिस व्हाट वी कैन डू हियर। सो एक्चुअली इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिल जाएगा। सो दिस इज पावर एक्चुअली dq by dt और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इसको आपको 700 जो दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करना होगा। इफेक्टिव एरिया कितना है 0.5, सो दिस विल बी, इट इज 20 गेट कैंसिल, सो दिस विल बी 35 वॉट। 35 वॉट जो है ये हमें क्या मिल गया, जो dq और dt क्या होगा, तो इस वैल्यू को और जो सिग्मा ए इप्सिलॉन tq वैल्यू आ रहा है, इस दोनों को हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 कहाँ पे है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इक्वेशन 1 हियर, इट इज दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। यहाँ पे ये dq by dt है, दिस इज dq by dt एंड दिस इज mc dt by dt। तो ये इक्वेशन 1, दिस इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग द इक्वेशन। इसमें हमें इन चीजों को हटाना होगा, दिस टर्म वी नो नाउ, ये चीज हमें पता है, और dq और dt हमें मिल चुका है ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी एंड द एरिया। सो डेल्टा t यहाँ से हमें मिल जाएगा, what the value of delta t it will be, let's see। So how we can get the final result, so this side we have dq and dt and this side we have sigma a epsilon tq and then multiplied with the delta t value। तो इस dq और dt का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, इसका वैल्यू मिला है 35। सो दिस साइड वी हैव 35, इसका वैल्यू कितना मिला है, तो इसका वैल्यू जो है 4.2 आया है। क्लियर। Now what we are looking for is delta T. What is the change in temperature? Change in temperature of surrounding and the water which is getting heated by the sunlight. Here it is. तो इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, that we are looking for, that we are looking for। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा T will be, it is 35 divided by 4.2, 4.2। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी, दिस इज समथिंग लाइक 350 डिवाइडेड बाय 42, सो इट विल बी, if you calculate it, it will be 8.33, that will be the delta T value here we are getting in degree C। so this is the result। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या था, अगर इम्पोर्टेंट पार्ट बोला जाएगा तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सराउंडिंग टेम्परेचर और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको लिखने के लिए आना चाहिए। फिर स्मॉल चेंज जब हम न्यूटन्स लॉ में करेंगे तो ये dq और dt का ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर इट इज। और इसी के बेसिस पे आप यहाँ पे जो वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ था इस केस में उसको, सॉरी हीट हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ था mc, तो उसका वैल्यू कैसे यूज करेंगे, तो dq और dt को हम लोग जानते हैं mc dt by dt। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन रिलेट हियर दिस dq और dt टू बी, जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया गया था उसको यूज करने के लिए हमें dq और dt को चेंज करना पड़ा। और उसके बेसिस पे जो ये रिलेशन आया था, एक और रिलेशन इसमें दिया हुआ था जो कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का जो है वो टर्म हमें दिया गया था। तो इसको यहाँ पे यूज करके देन वी कैलकुलेटेड दिस, जो इक्वेशन 1 में है। अगर हम यहाँ पे ये dq और dt को इंटेंसिटी से रिलेट किए और एरिया से, तो इससे ये भी मिल गया और ये टर्म हमें पता नहीं था, तो इसको निकालने के लिए हमें वाटर इक्विवेलेंट का यूज करना पड़ा, सॉरी हीट कैपेसिटी का यूज करना पड़ा। और हीट कैपेसिटी को यूज करते हुए आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्वेश्चन में दम नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वहां पे dq और dt मिल रहा है, दिस इज वन थिंग वी आर गेटिंग। देन ऑन द बेसिस ऑफ अदर पार्ट जो इसमें हीट कैपेसिटी दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज व्हाट वी हैव डन इन जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसमें हम लोग
जो क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट ये 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर के को लेकर के सारे के सारे एडवांस के पर्टिकुलर मेंशन टाइम आपको दिया गया है कि कब किस ईयर का जे एडवांस का ये पेपर है। तो आप इसे अच्छे से वीडियो को जो है हर वीडियो को जहां पे आपको समझ में लगता है कि वीडियो इज गेटिंग स्लो, व्हाट यू कैन डू इज आप उसमें सेटिंग में जाकर के उसको 1.5 या 2 भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। कोई क्वेश्चन अगर 10 मिनट का है तो यू कैन get that information in 5 minutes only. It will save your time. But here also, so you can see that all kind of question if you go through, then thermal property of matter, heat exchange, calorimetry, इससे आपके questions जो पूछे जा चुके हैं अच्छे questions हैं उनको मैंने डिस्कस कर दिया है। The next video will start with that. It will be heat and thermodynamics and sorry, it will be thermodynamics. So thermodynamics के वीडियो कंसेक्यूटिव अब स्टार्ट हो जाएंगे, और आफ्टर completion of the advanced level question of thermodynamics then I will start kinetic theory of gases. तो 3 मेजर चैप्टर है जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में है, और इससे से कम आपका पेपर 1 पेपर 2 मिला करके 10 to 12 मार्क्स का कवर हो सकता है, जो कि प्रोजेक्टेड स्कोर है आपको 120 में। सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग जेई मेन जेई एडवांस 2023, तो इसमें अगर फिजिक्स में 120 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जो चैप्टर अभी रिवीजन चल रहा है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, इसमें आपको 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से क्लोज टू 10% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो ये चैप्टर आपके कवर होने से 11th का जो है लगभग 10% सिलेबस एडवांस लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट द अदर पार्ट व्हिच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।